जय हिंद बच्चों। कक्षा 10वीं गणित 2025-26 में संभावित प्रश्न जो वार्षिक परीक्षा में आ सकता है। आज फिर हम एक प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा मान के चलेंगे कि मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है और इस विधि को विरोधाभास विधि कहते हैं। तो विरोधाभास विधि से हम मानेंगे इसका उल्टा कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने इसका उल्टा मान लिया कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगी तो वह अंश बटे हर के रूप में होगी, अर्थात √3 जो होगी वो अंश बटे हर के रूप में। तो p/q मान लिया अंश बटा हर। जहाँ p और q क्या है बताना पड़ेगा कि जहाँ p व q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा जो q होगा वो 0 के बराबर ना हो, q का मान 0 के बराबर ना हो, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। तो सहअभाज्य क्या है? p और q सहअभाज्य क्या है? तो सहअभाज्य के बारे में चर्चा करते हैं कि सहअभाज्य क्या होता है। आइए देखा जाए सहअभाज्य के बारे में। सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जिनका HCF क्या हो, 1 हो, यानी HCF मतलब महत्तम समापवर्तक। ऐसी संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो उसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। तो जैसे मैंने कहा कि एक संख्या 3 है, एक संख्या 4 है और इनका महत्तम समापवर्तक क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 3 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 3 × 1 और 4 के गुणनखंड 2 × 2 × 1। तो से जो महत्तम समापवर्तक मतलब क्या होगा? जो दोनों में हो, तो एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, इसका मतलब इन दोनों का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। तो सहअभाज्य क्या हो गई? 3 और 4 कैसी हो गई? सहअभाज्य संख्या, क्योंकि इनका महत्तम समापवर्तक 1 है। मतलब ये 3 और 4 ऐसी संख्या हैं जो 1 से कटेंगी, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगी, साथ साथ कटने वाली, यानी 3 भी 1 से कटेगी, 4 भी 1 से कटेगी। तो सहअभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जो 1 से कटे और किसी और से न कटे, अर्थात ये से बोल सकते हैं कि दोनों का उनका महत्तम समापवर्तक 1 हो। तो इसे p और q माने अपन ने, p और q। तो ये संख्या किससे कटे? दोनों संख्या किससे कटे? 1 से कटे, इसके अलावा किसी और से न कटे, तो उसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। आइए सवाल को आगे हल करते हैं। q बराबर 0, जहाँ p और q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा q का मान 0 के बराबर ना हो। सहअभाज्य का मतलब समझा दिया। आगे इसको हल करते हैं। तो इसको हमने माना कि √3 क्या है? परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है। तो परिमेय संख्या कर्णीय नहीं हो सकती, इसलिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का क्या किया? वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग। वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल 3 बराबर p² इसके बटे क्या कर लिया? 1 कर लिया। अब इसका क्या करेंगे? तिरछा गुणा, वज्र गुणा जिसको बोलते हैं। तो 3 का गुणा q² से, p² का गुणा 1 से, तो 3q², तो 3q² बराबर p² का नाम p²। 3 गुणे में नीचे जाएगा भाग में, तो q² बराबर हो जाएगा p²/3। इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया? 1। यहाँ से क्या पता चला कि p² 3 से विभाजित है। क्या पता चला? कि p² 3 से विभाजित है। तो यहाँ लिखेंगे यही भाषा p² 3 से विभाज्य है, तब p भी 3 से क्या होगा? विभाज्य होगा। अर्थात क्या कहने का मतलब हुआ? अर्थात p का एक गुणनखंड क्या होगा? 3 होगा। आइए इस भाषा को हम समझते हैं कैसे। आइए इसको देखते हैं कैसे। मान लेते हैं कोई संख्या है 2 है, 2 का वर्ग कितना हुआ? 4 हुआ, यानी p² 3 से विभाज्य है। मतलब किसी संख्या का वर्ग, 2 का वर्ग 4 है, तो किसी संख्या का वर्ग यदि वह 2 से कटता है तो जो संख्या होगी 2, क्या वो 2 से नहीं कटेगी? कटेगी, 2 से भी विभाजित हो जाएगी। 2 × 1 = 2। यदि किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या मान लो 2 है, कोई संख्या मान लिया 2 है, 2 का वर्ग क्या होगा? 4। तो 4 2 से विभाजित हो रही, इसका मतलब 2 भी क्या हो गए?
2 से विभाजित होगी। आइए एक और समझते उदाहरण। जैसे हमने ले लिया कोई संख्या 3 और 3 का और क्या होता है 9। अब 9 जो है यदि 3 से कट रही है तो इसका मतलब 3 भी क्या होगा 3 से, तब 3 भी 3 से विभाजित होगी, क्योंकि किसी संख्या का वर्ग 3 से विभाजित है तब 3 भी 3 से विभाजित होगी, उसी संख्या से विभाजित होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई एक गुणनखंड ऐसा होगा कि वह संख्या विभाजित करेगी। जैसे 9 का गुणनखंड क्या होता है 3 गुणे 3, इसको डिवाइड करोगे 3 से तो 3 से तो कट जाएगा, लेकिन एक संख्या और बच जाएगी, उसको हमने क्या मान लिया m, अचर पद। यानी पीछे वाली संख्या जो बची उसको क्या मान लिया हमने m मान लिया। एक गुणनखंड तो है, तो वही भाषा हमने यहाँ पे लिखा है कि p का एक गुणनखंड 3 है, p का एक गुणनखंड क्या है 3 है, और दूसरा कुछ भी हो सकता है, तो हमने उसको मान लिया कि माना p बराबर 3m, और लिखेंगे जहाँ m बराबर m क्या है अचर पद है, जहाँ m क्या है अचर पद है। अब यह मान कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे p का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो क्या है q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 3। जहाँ पे p दिखेगा यहाँ पे p है तो p का मान 3m है, तो 3m का स्क्वायर बटे 3। आगे इसको हल किया, इसको आगे हल करें तो q स्क्वायर बराबर 3 को कितना होता है 9m स्क्वायर बटे 3, तो 3 से कट गया, 3 त्रिकाई 9, तो क्या बचा q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर। अब ये 3 गुणे में नीचे आएगा भाग में, तो आगे पेज में करते हैं, क्या हो जाएगा q स्क्वायर बटे 3 बराबर m स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको 2 बना दिया। यहाँ क्या हमें पता चला, यहाँ ये भी पता चला कि q स्क्वायर भी 3 से क्या है विभाज्य। लिखेंगे यहाँ q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तब q भी 3 से विभाज्य होगा, अर्थात q का भी एक गुणनखंड क्या होगा 3 होगा, गुणनखंड 3 होगा, एक गुणनखंड 3 होगा। इसको बना लो कथन नंबर 2। अच्छा, उसको कथन नंबर नहीं माने थे, इसको भी मान लो कथन नंबर, इसको फर्स्ट मान लो कि कथन नंबर फर्स्ट। कथन 1 और 2 से क्या स्पष्ट चला, क्या पता चला, लिखेंगे कथन 1 और 2 से, कथन 1 और 2 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, स्पष्ट है कि कथन 1 और 2 से ये पता चला कि p भी किससे विभाजित है 3 से, और q भी कितनी है 3 से विभाजित है। इसका मतलब दोनों संख्याएं 3 से विभाजित है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो किससे होना चाहिए 1 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पे दोनों संख्याएं क्या है 3 से विभाजित है, तो यहाँ पे भाषा लिखेंगे कथन 1 व 2 से स्पष्ट है कि p और q दोनों संख्याएं 3 से विभाजित हैं, 3 से विभाजित है, दोनों संख्याएं 3 से विभाजित हैं, अर्थात p और q सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, सहभाज्य संख्याएं नहीं, जब सहभाज्य संख्याएं नहीं होगी मतलब वह पूर्णांक नहीं, वह परिमेय नहीं होगी। जब सहभाज्य संख्या नहीं होगी तो परिमेय भी नहीं होगी। तो जब सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं तब क्या होगा, तब √3 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। मतलब क्या हुआ, जो हमने माना था वो हमारी कल्पना क्या हुई गलत हुई,
अतः कह सकते हैं, अतः हमने जो कल्पना की थी वह गलत साबित हुई। हमने जो कल्पना की थी वह गलत साबित हुई। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। और इस प्रकार यह प्रश्न हल होता है। आशा करते हैं कि ये प्रश्न जरूर समझ में आया होगा और इस प्रश्न को एक बार स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिए। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ और ये थैंक यू।